पढ़ा था और ठीक, कल हमने शाम को ऑस्मोसिस पढ़ा था बेटा, और ऑस्मोसिस में बेटा हमने सारा उसका थ्योरी पार्ट पढ़ लिया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलेंगे ऑस्मोसिस के। ठीक, देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल पार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी कि कैसे इसका न्यूमेरिकल होता है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें वॉट हॉफ बॉयल्स लॉ। वॉट हॉफ बॉयल्स लॉ, वॉट हॉफ बॉयल्स लॉ। नाउ बिफोर गोइंग टू वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ, पहले तो ये बताओ कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। यस, कौन बताएगा मुझे? मैंने अवनीत सिंह, बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो बेटा, माइक ऑन करो, फटाफट बोलो अवनीत, बॉयल्स लॉ क्या होता है? अवनीत, क्या आप सुन रहे हैं मेरे को? ओके, चलिए खुशी आप बताएं बॉयल्स लॉ क्या होता है। सुखमन ने भी लिखा है कुछ। बेटा बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है जी, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बट यहां हम वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ बोल रहे हैं। ये कहता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, it is directly proportional to C, that is concentration. ठीक, directly proportional to C, that is concentration. अब देखो बेटे, जहां तक हम C की बात करते हैं, C क्या होता है? C हमें पता है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि कभी हमारे को कोई कंसेंट्रेशन ऐसे दी 10% आगे उसके लिखा नहीं कि वेट बाय वेट है कि वेट बाय वॉल्यूम है, तो हम हमेशा वेट बाय वेट लेते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम हमेशा उसको किस में लेते हैं? वेट बाय वॉल्यूम में लेते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम में लेते हैं। यानी यहां हम मोलैरिटी दिया करते हैं। क्या लेते हैं? मोलैरिटी। इसलिए बेटा यहाँ पे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय वी आ जाएगा व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अब ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। पाई क्या है? प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसीलिए इसको बॉयल्स लॉ से रिलेट किया गया है। तो इसको बोला वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, इसको क्या कहा? वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, तो ये पहला लॉ था हमारे पास, वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक, यहां पे हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम होने से कम होता है। कल मैंने बेटा आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। ठीक, तो वहां पे भी हमने ये देखा था जिस जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली ज्यादा होता है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था बेटा कि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कंसंट्रेशन ज्यादा हो लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कम भी हो सकता है। वो आज हम करेंगे आगे। ठीक, बट फिलहाल ये पहला लॉ है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी हमेशा क्या होता है? एन बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में ली जाती है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय वी एट अ गिवन कंडीशंस, एट गिवन टेम्परेचर्स, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, ये पहला लॉ हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब यहां से अगर नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हो तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जैसे वॉल्यूम डबल करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर हाफ हो जाएगा। यानी अगर हम यहां से लिखें कि इफ नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप कांस्टेंट रखते हो
तो पाई बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी यहां पे हम ये बोल सकते हैं पाई 1 V1 इज इक्वल टू पाई 2 V2। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को डबल कर दोगे ऑस्मोटिक प्रेशर हाफ हो जाएगा बेटे। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो ये पहला लॉ हो गया हमारे पास बच्चे। अब नेक्स्ट लॉ देखिएगा, यहीं पर एक दूसरा लॉ देखना। अब हम बात करेंगे वॉट ऑफ गे-लुसेक्स लॉ। वॉट ऑफ गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ, देखो बेटा गे-लुसेक्स लॉ जिसको हम अमोंटन्स लॉ भी कहा करते थे, ये कहता था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो गे-लुसेक्स लॉ है ये कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब हम वॉट ऑफ गे-लुसेक्स लॉ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक, इफ volume and amount of solute is constant। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास वॉट ऑफ गे-लुसेक्स लॉ। ठीक, यानी कि हम यहां से भी एक बात समझ सकते हैं कि हम इधर ऐसा लिख सकते थे बेटा कि पाई 1 अपॉन T1 should be equal to pi 2 upon T2। टेम्परेचर को डबल कर दोगे पाई डबल हो जाएगा, टेम्परेचर को हाफ कर दोगे पाई हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से बहुत इजीली ये दोनों लॉ हम लगा सकते हैं। अब अगली बात क्या करते हैं, कंबाइनिंग दीज बोथ लॉज। कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। क्यों? दोनों प्रोपोर्शनलिटीज किसकी हैं बेटा? दोनों प्रोपोर्शनलिटीज हमारे पास है पाई की। बोथ आर द प्रोपोर्शनलिटीज ऑफ पाई, इसलिए दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो अगर कंबाइन करेंगे तो पाई बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। ठीक है जी, पाई बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है जी, और इसको बोल देंगे वॉट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लॉ। आइडियल सॉल्यूशन लॉ, जैसे आइडियल गैस होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे वॉट ऑफ आइडियल गैस सॉल्यूशन की तरह ही है। सो पाई इज इक्वल टू, यहां पे जब भी कांस्टेंट, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट यहां लगेगा एस। इस एस को न्यूमेरिकली देखोगे तो बेटा ये एस जो होगा आर के बराबर होगा, गैस कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि सब कुछ वही है। ये पाई प्रेशर है, यहां एन बाय वी लिख दो तो आप ऐसे देख सकते हो ना, पाई इज इक्वल टू एस एन बाय वी आर टी। तो मतलब पाई वी इज इक्वल टू एस आर टी। ठीक, हम ये बोल सकते हैं एस एन टी, ये हो जाएगा। ठीक, पाई वी इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, पाई वी इज एस एन टी। और वैसे ही हमारे पास होती थी पीवी इज इक्वल टू आर एन टी एन आर टी। तो देखो बेटे, अगर आप देखें तो एस किसके बराबर होगा? आर के तो बराबर होगा। तो एस की न्यूमेरिकल वैल्यू आर के बराबर होगी, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, एसआई वैल्यू इसकी इतनी ही होगी। पर बेटे यहां हम ये वैल्यू कभी यूज नहीं करेंगे, माइंड, इस वैल्यू को कभी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां वॉल्यूम जनरली हमारे पास किसमें होता है? यहां पे वॉल्यूम जनरली हमारे पास लीटर में निकलता है और प्रेशर एटमॉस्फेयर या बार में होता है। तो इस आर की वैल्यू होती तो ये भी है, लेकिन हम इसको यूज कितना करेंगे
बेटे करेंगे 0.0821, ये वैल्यू यूज करेंगे इफ प्रेशर यानी पाई इन एटमॉस्फेयर निकालना हो और वॉल्यूम तो खैर लीटर में होता ही है, या फिर इस वैल्यू को बेटे हम लोग यूज करेंगे 0.083 अगर आपने पाई को बार में निकालना है और v जो है वो लीटर में रहना ही है। तो ये रेड वाली वैल्यूज यूज होती है, एसआई वैल्यू यूज नहीं होती है बेटा यहाँ पे जनरली, ठीक है जी, क्योंकि एसआई वैल्यू इसलिए यूज नहीं होती बेटा, उसके लिए हमें वॉल्यूम जो चाहिए ना, वॉल्यूम चाहिए मीटर क्यूब में, उसके लिए वॉल्यूम किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में। तो बेटा ऐसे करके हम इन दोनों को कंबाइन करके टोटल गैस इक्वेशन बना सकते हैं। कंबाइनिंग बोथ वी कैन गेट टोटल गैस इक्वेशन लाइक दिस। ठीक, जैसे वहां गैस इक्वेशन थी वैसे यहां सॉल्यूशन के लिए होगी। तो कई बुक्स में आप इसको ऐसे पालोगे कि इसको लिखा होगा पाई इज इक्वल टू CRT, यहां मैं लिख रहा हूं पाई इज इक्वल टू CST, कई बुक्स में लिखा होगा CRT, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि S की वैल्यू R के बराबर ही होती है। बोलो बेटे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलने का। कार्तिकेयन का यस आ गया भाई, अक्षित का यस आ गया, तनिष्का का यस आ गया, पलक का यस आ गया, वेरी गुड। अवनीत का यस आ गया, आर्यन का भी यस आ गया है, सुखमन का भी यस आ गया, वेरी गुड। खुशबू का यस आ गया, मुदिता का यस आ गया, वेरी वेरी शाबाश। ठीक, सिद्धार्थ का भी यस। अब देखो बेटे यहां से ऑनवर्ड चलते हैं, ठीक, ये सब कुछ तो हमने पढ़ लिया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट है। calculation of molar mass of solute by osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। देखो बेटे पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CST, जहां पे C किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पाई इज इक्वल टू N/V/ST, ठीक है जी। अब N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो पाई इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू एसटी। यहां से मोलर मास निकालेंगे WBST अपॉन पाई V, ठीक है जी। ये मोलर मास हमने निकाल लिया। देखो बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे मोलर मास सॉल्यूट जो निकालते हैं, इट इज द बेस्ट मेथड, इट इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट molar mass of big molecules, macromolecules like proteins etc, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, this is the best property to calculate the molecular mass of major macromolecules। ठीक, क्यों भाई, देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में हर साल ये क्वेश्चन आता है कि why osmotic pressure is the best property to calculate the molar mass of macromolecules like proteins etc। देखो बेटा अभी तक आपने जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मेरे साथ पढ़ी है, थोड़ा सा उनसे मॉलिक्यूलर मास जब हमने निकाला तो कैसे निकाला,
देखो एक हमने, दोबारा से ध्यान देना इधर बहुत अच्छे से, ठीक, एक हमने निकाला डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी एम, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक। यहां पे आ गया आपके पास क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये डेल्टा टीवी का फॉर्मूला हमने लगाया था। यहां से मोलर मास हम इसको निकाला करते थे, इसको सॉल्व किया करते थे, ठीक। ऐसे ही बेटा डेल्टा टीएफ भी हमने निकाला था, ठीक। डेल्टा टीएफ जो था वो था के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो यहां से भी हमने मोलर मास ऐसे ही निकालना था, ठीक। एक हमने निकाला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पीए डिग्री माइनस पीए अपॉन पीए डिग्री, ठीक, या पीए भी लिख देते थे। फॉर ऑल सॉल्यूशंस के लिए भी फॉर्मूला लिखते थे ना बेटा, नहीं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिखते थे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। यहां पे भी बेटा हम एम बी निकालते थे, ठीक। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात यहां से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक। ये ऊपर है वो नीचे, ये ऊपर है वो नीचे, ये ऊपर है वो नीचे, ऐसे ही पाई में भी देखो, इधर ध्यान दो, यहां पे भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक बात तो ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। तो बेटे यहां मोलर मास ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा होगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा होगा, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगी, ठीक। समझ में आया। तो प्रोटीन जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, अगर मोलर मास ज्यादा होगा उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी। तो एक तो अगर उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई, so they are not conveniently measured, they cannot be conveniently measured. Small changes in the colligative properties cannot be measured very easily. जैसे अगर एक सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉयल करता हो, अगर वो 100.1 डिग्री पे बॉयल कर जाए तो क्या हम उसको नोटिस कर पाएंगे? 0.1 डिग्री नोटिस कर पाएंगे क्या? हमें खास नोटिस ही नहीं आएगा उसका, ठीक है ना भाई। तो जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ी छोटी होती हैं, और इतने छोटी छोटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है। तो उससे मॉलिक्यूलर मास, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं होगी तो मॉलिक्यूलर मास निकालना डिफिकल्ट होगा। तो पहली बात तो ये समझो बेटा, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात मैंने कहा कि एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेस, and if we have big molecules like protein etc whose molar mass are very very high, जिनके मोलर मास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनके मोलर मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास हो जाता है। तो मोलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि अगर मोलर मास बड़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोटी है तो उसको मेजर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड वेरी इजीली, इसको आसानी से मेजर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक, इनके चेंजेस को ज्यादा मेजर नहीं कर सकते, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर का छोटे से छोटा चेंज भी मेजर हो सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आसानी से मेजरेबल है, इसका छोटे से छोटा चेंज भी मेजर हो सकता है। मेजर कैसे करते हैं मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो इसका स्मॉल से स्मॉल चेंज भी मेजर्ड है, इजीली मेजरेबल है, जबकि इसमें छोटे चेंजेस को मेजर करना मुश्किल होता है, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना यहां पे थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी खास बात,
खास बात ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकालना रूम टेम्परेचर पे, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकाल लेना रूम टेम्परेचर पे, उसके लिए सोल्यूशन को हीट नहीं करना पड़ता, उसके लिए सोल्यूशन को कूल नहीं करना पड़ता, जबकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें हीट करना होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कूल करना होगा। ऐसे में डीकंपोजिशन के चांसेस हो जाते हैं, सॉल्यूट की डीकंपोजिशन हो सकती है। अगर हीट कर दें या फ्रीज कर दें सॉल्यूट में डीकंपोज, तो सॉल्यूट की डीकंपोजिशन भी पॉसिबल है, ऑस्मोटिक प्रेशर में वो भी पॉसिबल नहीं है। हम इजीली इसको मेजर भी कर सकते हैं और डीकंपोजिशन के खतरे भी नहीं है, इसलिए इट इज द बेस्ट मेथड टू नो द मोलर मास ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एटसेट्रा। बात समझ में आई? फिर से दोबारा जवाब दे देता हूं। कहना है अगर आपसे बोले व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट property to calculate the molecular mass of large molecules like proteins etc. For the large molecule the colligative properties are very small, not easily measurable, whereas osmotic pressure can be measured in very small amount also, so it is very easily measured, thus molecular mass can be calculated easily. Moreover, there is no chance of decomposition of solute because in other we have to heat or you can say cool down, so there may be a chances of decomposition which is not there in osmotic pressure, isliye osmotic pressure is the best property. बोलो बेटा क्लियर? जल्दी लिखो yes or no. मुदिता का यस आया, मुझे सिर्फ तनिष्का का यस आ गया, चलो शाबाश। आगे अवनीत का यस आ गया, चलो क्विकली। कार्तिकेय, सिद्धार्थ, सानवी, पलक, खुशी। अब जिसका नहीं आया एक बार वो बोल दो माइक ऑन करके, सर मेरे को नहीं आया। सर मेरे को नॉट डिफिकल्ट टास्क टू नो। हमने ये कहा कि हमारे पास बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि सारी जगह पे मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जिस चीज का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुआ करती है। और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करो, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत छोटी होती हैं जिनको आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है छोटे से छोटा चेंज भी आसानी से मेजर किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट चेंज कैन आल्सो बी मेजर्ड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकालना आसान भी है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड एट अ लो you can say at a temperature that is room temperature, that can be calculated at room temperature. उस वजह से बेटे हमारे पास डेफिनेटली इसमें डीकंपोजिशन के चांसेस भी नहीं होंगे, सॉल्यूट डीकंपोज भी नहीं होगा, इसलिए इट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, अब आ गया। लास्ट का पार्ट नहीं आया तो आ गया। सुकमन, आपको समझ में आया बेटा? सुकमन यस। ओके बच्चे। सो ये तो था कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एक बेस्ट प्रॉपर्टी क्यों है, मोलर मास उससे कैसे निकालते हैं। अब पहली बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस पे तो मैं कभी आऊंगा। देखो बेटे, वैसे तो बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड, नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने के ना बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ द मेथड्स आर फेफर मेथड, मोर्स मेथड, डीवरीज मेथड, टाउनसेंड्स मेथड, कई सारे तरह के मेथड होते हैं, पर आपको नहीं करना है कोई भी। ठीक, आपको करना तो ये भी नहीं है, पर ये सिर्फ समझाने के लिए है। बार्कले एंड हार्टले मेथड, Barclay and Hartley method,
ठीक, टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक बेटा, करना तो आपको ये भी नहीं है, ठीक, पर इसलिए कि इससे हमें ये समझ में आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का छोटे से छोटा चेंज भी कैसे मेजर हो जाता है। ठीक, वो यहाँ पे बहुत इजी है समझना। हम हार्ट, हाँ जी, सर वो क्या लिखा है, HART है, HARTLEY, हार्टले। ओके सर। बेटे जो प्रॉपर नाउन होता है ना पुत्र, उसके स्पेलिंग कभी गलत नहीं होते, तो कुछ भी लिख देता हार्टले के लिए, स्पेलिंग गलत नहीं होते। अब देखो बेटे, इसमें हमने एक कंटेनर ले लिया, ध्यान देते रहना। ये कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इस कंटेनर में मैंने यहां पर एक छोटी सी पिस्टन लगा दी, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, और उस पिस्टन के साथ अपन ने एक प्रेशर गॉज भी लगा दिया। प्रेशर गॉज समझते हैं ना, जो प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है जी, जो प्रेशर को मेजर करेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा यूं लगा देते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, बीच में एक ना यहां पे पार्टीशन कर देना है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कंटेनर के बीच में ऐसे पार्टीशन कर देना है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, यानी ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर पूरी तरह से बंद होगा, समझ लेना, ट्यूब टाइप है ये। अब इसके अंदर यहां से मैं डालूंगा प्लेन वाटर, ठीक है जी, यहां से मैं डाल रहा हूं बेटा प्लेन वाटर, ठीक, और यहां से बेटा एक रिजर्वॉयर हमने बना रखा है, एक पाइप रख रखी है, ठीक है जी, ये पाइप हमने रख रखी है। यहां पे ये जो वाटर यहां जा रहा था, ये सारा वाटर यहां पे है हमारा, ठीक है दोस्तों। और आसपास रख दिया बेटा शुगर सॉल्यूशन, आसपास यहां पे रख दिया शुगर सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन रख सकते हैं, जरूरी नहीं भी शुगर सॉल्यूशन रखना है, कोई भी सॉल्यूशन हम यहां पे रख सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, आप पानी यहां से इस स्पीड से डालोगे, जब पानी डालोगे तो ऑब्वियसली सम ऑफ द वाटर विल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि कुछ तो वाटर जो होगा यहां से इस साइड को बाहर को जाना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, इस साइड को बाहर जाना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक, पहले मान लो ज्यादा डाल दिया, ज्यादा डाला तो ये ऊपर को जाएगी, यहां से पता चल जाएगा पानी ज्यादा जा रहा है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक काम करेंगे, पानी की स्पीड ऐसे रखेंगे कि इसका लेवल चेंज ना हो, यानी आप पानी इतना डालोगे कि वो इधर जाए और इधर ना जा रहा हो, इतना थोड़ा डालेंगे कि पानी इधर ना जा रहा हो, इधर ही जा रहा हो। समझ में आई मेरी बात, यानी ऑस्मोसिस हो रहा हो, तो यहां ऑस्मोसिस हो रहा हो,
तो पानी इधर जा रहा होगा, ये लेवल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये लेवल चेंज नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसकी वजह से जैसे सॉल्वेंट यहां जाएगा इसके ऊपर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक इस पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ को उठेगी, ये पिस्टन ऊपर की तरफ को उठनी शुरू हो जाएगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस हो रहा है, हमें समझ में आ जाएगा ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि जो पानी डाल रहे हैं यहां तो जा नहीं रहा, क्योंकि यहां तो लेवल क्या है, कांस्टेंट है, वो सारा यहां जा रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है और ये पिस्टन ऊपर को उठ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर लगाएंगे प्रेशर, इतना प्रेशर लगाएंगे ताकि ये लेवल जो हो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक, जितना पानी हम यहां से डाल रहे हैं यहां ना आकर के यहां पे बढ़ना शुरू हो जाए लेवल, जब लेवल यहां बढ़ना शुरू हो गया, मतलब नाउ वाटर इज नॉट मूविंग अप हियर, बल्कि वो यहां से यहां जा रहा है, यानी ऑस्मोसिस रुक गई, और हमें पता है वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस रोकने के लिए लगाते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर गॉज पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, बड़ी आराम से देख लोगे कितने प्रेशर से हमने इसको रोका है। तो वेरी वेरी सिंपल मेथड इज देयर, वेरी वेरी सिंपल मेथड इज देयर, एक साइड से पानी डाला और सोल्यूशन रखी, सोल्यूशन में वाटर जा रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है, उसको रोकने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाया ताकि हमारे पास धक्का ना लगे, तो प्रेशर लगाने से ये इधर को मूव करने लगा पानी, मतलब इधर नहीं जा रहा, ऑस्मोसिस रुक गई, तो जो प्रेशर उस समय था वो ऑस्मोटिक प्रेशर था। दिस इज बार्कले एंड हार्टले मेथड। तो छोटे से छोटा चेंज भी यहां से मेजर हो जाए, क्यों, अगर मान लो थोड़ा सा भी ये प्रेशर ज्यादा हुआ तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, है ना, तो ये लेवल जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा, जितना पानी यहां डाल रहे हो उससे ज्यादा लेवल बढ़ेगा, समझ लेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। समझ में आई बेटा, सर पर वाटर बिलो शुगर सॉल्यूशन में जाएगा। सुखमन क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सर पर बिलो नीचे वाले शुगर वहां पे जाएगा वाटर? बेटे नीचे ऊपर वाला नहीं है, ये समझो ध्यान से, ये नीचे ऊपर वाला सिस्टम नहीं है, ये क्या है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर ऐसे पाइप है, पूरी की पूरी ये पाइप है, ठीक है, जैसे ये कंटेनर है और ये पूरी की पूरी ऐसे पाइप है बेटा, ऐसे पूरी की पूरी ऐसे बीच में घुसी हुई ऐसे कर, ठीक है, तो नीचे ऊपर वाला सिस्टम नहीं है, ये पूरा का पूरा वेसल है, उसमें एक पाइप है, पाइप के थ्रू हम पानी डाल रहे हैं, ठीक, इस पाइप के थ्रू पानी डाल रहे हैं तो पाइप से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर सारी जगह जा रहा है ना बेटे, समझ में आई बात? वो तो 2 डायमेंशन में मैं ऐसे ही बना सकता था ना पुत्र, क्लियर हो गया? सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम बेटे, कॉन्टिन्यूअस कॉलम। मैं एक सेकेंड तेरे को दिखाता हूं किस तरह से बताया जा सकता है। देख मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह का हमारे पास ये वेसल है, इस तरह का वेसल है, दिख रहा है ना, और ये इसमें से पाइप निकल रही है, ये बीच में पाइप है बेटा, ठीक, ऐसे करके दिख रही है, ये पाइप है बीच से निकल, यहां से पानी जाएगा दूसरी जगह निकल जाएगा, और यहां से पानी जो है इधर इधर किसी भी साइड, चारों साइड कहीं पे भी जा सकता है ना बेटी, बोलो समझ में आया बच्चे? यस। तो इस तरह का है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्रेशर ज्यादा लग गया तो पानी जितना डाल रहे उससे कहीं ज्यादा ऊपर जाना शुरू होएगा, तो समझ लेंगे नहीं नहीं गलत हो रहा है, कम प्रेशर चाहिए, और अगर प्रेशर कम लगा ये पिस्टन पे फिर भी ये पानी अभी चढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उतना प्रेशर नहीं लगा कि ऑस्मोसिस रुका नहीं, ऑस्मोसिस रोकना है, ये पानी इधर नहीं जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, ये मतलब है इसका, तो वो तभी जब इतना प्रेशर लग जाए कि पानी इधर ना जाके इधर जाना शुरू हो जाए, तो ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कितना बढ़ना शुरू होगा, जितना पानी आप यहां से डाल रहे हो जिस स्पीड से, उसी स्पीड से लेवल ऊपर बढ़ना चाहिए,
ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा कि उतना ही प्रेशर लगा है जिससे ऑस्मोसिस रुक गई है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम कैसे यूज करते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, इससे छोटे से छोटा चेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकाल सकते हो। बोलो बेटा, सभी को बार्कले एंड हार्टले मेथड का पता चला कैसे होता है? जल्दी बोलो यस और नो। तो यहां पे बहुत छोटे से छोटा चेंज निकल सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, स्मॉल से स्मॉल चेंज भी हमें शो करता है। ठीक, चलिए, अब ये तो था बेटे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा वही बात, सिंपल से हाईएस्ट लेवल तक का न्यूमेरिकल हमें करना है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। सर एक बार बता दो कि अगर ऑस्मोसिस हो रही है तो क्या होगा। यार अगर ऑस्मोसिस हो रही है तो पानी इधर को जाएगा ना यार, अपना भी थोड़ा दिमाग कभी लगा ले बंदा, तो बढ़िया नहीं रहेगा यार, है कि पानी इधर जा रहा है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मूवमेंट होगी तो इस पिस्टन पे धक्का नहीं लगेगा यार, है भाई, है कि हमेशा उंगली पकड़ के चलना है। तो जब ऑस्मोसिस हो रही होगी तो वाटर इधर जा रहा होगा, इसको धक्का लग रहा होगा ऊपर की तरफ को, ये ऊपर जा रहा होगा, तो मेरे को समझ में आ रहा होगा कि ऑस्मोसिस हो रही है। अब मैंने इसको रोक लिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे प्रेशर लगा दिया जिससे अब यहाँ पानी ना जाके यहाँ धक्का ना लग के यहाँ को जा रहा है पानी, किसके अंदर, पाइप के अंदर। तो मेरे को समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस रुक गई है। उस समय जो प्रेशर आपको लगा दिया गया वो हमारे पास क्या हो गया, वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अभी बोलो समझ में आया भाई? अब देखो बेटे, अगली बात है न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल स्टडी हम कैसे करेंगे? देखो न्यूमेरिकल स्टडी के लिए फॉर्मूला हमारे को पता है, पाई इज इक्वल टू सी एस टी, जहां एस की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ये 0.0821 भरनी है इफ हमें पाई को एटमॉस्फेयर में निकालना है। और वॉल्यूम तो जहां पे भी होगी इन लीटर ही लेनी है, इन लीटर ही लेनी है। या फिर इस एस की वैल्यू हम 0.083 भरेंगे अगर हम पाई को इन बार निकालेंगे, और वॉल्यूम तो लीटर में ही लेनी है। टी यहाँ टेम्परेचर है, सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, एक फॉर्मूला तो हमने ये सीख लिया था, ठीक, और सी कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है, यानी मोलारिटी यूज होगी यहाँ पर। क्या यूज होगी? मोलारिटी। दूसरी बात, पाई इज इक्वल टू, सी की जगह मैंने बोला गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में रखने का, अगर मिलीलीटर में हुई तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से सोच लेंगे हम, ठीक, लीटर में ही रखना है वॉल्यूम हमें, तो वॉल्यूम मस्ट बी रिटन टेकन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं हुई तो 1000 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ठीक, इनटू, ठीक, ये हम ले लिए n बाय v, ठीक, इनटू s इनटू t, ये पाई की एक और वैल्यू हो, और इससे मोलर मास में हम निकाल सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले करके देखेंगे ताकि हमें समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन, इजीएस्ट वन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, calculate the osmotic pressure of, calculate the osmotic pressure of 5% glucose solution, glucose solution at 360 केल्विन। मैंने टेम्परेचर केल्विन में दिया है, लोग डिग्री सेल्सियस में भी दे सकते हैं, मैंने सीधे ही केल्विन में दिया भाई, ठीक। पहली बात,
मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो भूलने का नहीं, कि यहां पे इसका मतलब वेट बाय वेट नहीं होता। ऑस्मोटिक प्रेशर्स में इसका मतलब वेट बाय वेट नहीं होता, इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम होता है। ये भूलने का नहीं है, ये पहले क्लियर किया था। यानी यहां पे 5% ग्लूकोज का मतलब है, यहां 5% ग्लूकोज का मतलब है कि हमारे पास 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 मिलीलीटर ठीक ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहां वेट बाय वॉल्यूम लेना है। जनरली जो परसेंटेज दी होती वेट बाय वेट लिया जाता है, यहां वेट बाय वॉल्यूम लेना है हमें हर हालत में। अब देखो भैया, हमें निकालना था पाई, पाई इज WB बाय MB इंटू वी। वी लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे S इंटू T, क्योंकि V मिलीलीटर में है इसलिए मैंने 1000 से किया, नहीं तो 1000 से नहीं करता। तो पाई इज इक्वल टू 5, मोलर मास 180, वॉल्यूम कितना दिया भाई हमारे पास 100, ठीक, और यहां 1000 आ गया, और S की वैल्यू 0.821, टेम्परेचर 360 केल्विन है। अगर डिग्री सेल्सियस में हुआ तो प्लीज केल्विन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये कट गया, यहां से हट गया, ये भी थोड़ा थोड़ा कट गया, और बाकी सॉल्व करके आंसर घट गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो क्विकली। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला सिंपल सा 2+2 वाला क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक बात है कि जो परसेंटेज जिसको वेट बाय वॉल्यूम जरूर करने का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सर बोलो सर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली आप कैसी बातें कर रही हैं बेटा। मैंने यहाँ पे बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो हम इसकी वैल्यू ऐसे लेंगे, ये बार में होगा तो ऐसी वैल्यू लेंगे। बेटा यहाँ पे कौन सी वैल्यू ली है बेटा? एटम वाली। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए पाई? एटम। बेटा प्रेशर के कोई और यूनिट भी होते हैं बेटे। प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकल सकता है, प्रेशर बार में निकल सकता है, प्रेशर टॉर में निकल सकता है, प्रेशर MM ऑफ मरकरी में निकल सकता है, प्रेशर पास्कल में निकल सकता है, प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में निकल सकता है। ठीक, प्रेशर ही है, कोई नई चीज तो नहीं है। ठीक, नाम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया पर है तो प्रेशर ही है। ठीक, तो ये बार में या फिर यहाँ पे ये आर के, आपने जो आर की वैल्यू यूज की है उसके हिसाब से हम इसका यूनिट लिख देंगे। अगर आर हमारे पास एटमॉस्फेयर में हुआ, यानी आर की वैल्यू ये हुई तो एटमॉस्फेयर लिख देना, आर की वैल्यू ये हुई तो बाहर लिख देना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, आपको बोला 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of protein, of an aqueous solution of protein। ठीक है जी, क्या कह दिया? 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of protein contains 2.16, contains 2.16 gram of protein. He contained 2.16 gram, yeah, 1.26 कर लो यार, 1.26 gram of protein. The osmotic pressure is found to be, the osmotic pressure is found to be 2.16
is found to be, the osmotic pressure is found to be 2.57 in 10 to power minus 3 bar. 2.57 into 10 to power minus 3 bar at 300 Kelvin. Calculate molecular mass. Calculate molar mass of protein. हमें प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करना है भाई. तो मोलर मास के लिए क्या फॉर्मूला बनता था बेटा? यहां पर मोलर मास यहां से निकाल सकते थे. क्या था? W अपॉन, यहां नीचे आ जाएगा पाई इंटू V, और V होना चाहिए लीटर में, मिलीलीटर में नहीं चलेगा. अगर मिलीलीटर में है तो इंटू 1000 करना नहीं भूलेंगे. और यहां पे S, अब S की वैल्यू हमने यहां लेनी है और T. तो सबसे पहले हम वेट भरेंगे. वेट कितना भरा भाई हमने? 1.26. उसके बाद इंटू 1000 इंटू S की कितनी वैल्यू लेंगे? क्योंकि ये बार में है और मैंने कहा अगर बार में होता है तो ये वैल्यू लेनी है 0.083 लेना है. टेम्परेचर तो हमेशा ही केल्विन में होता है, ठीक. डिवाइडेड बाय हमारे पास पाई बार में दे रखा है 2.57 10 टू पावर माइनस 3 बार, ठीक है जी. और फिर उसके साथ हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब. बेटे जी इसको कर लो सॉल्व, और करोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा 60.38 ग्राम पर मोल. कितना आएगा? 60.38 ग्राम पर मोल. बोलो भाई समझ में आता है क्वेश्चन कि नहीं आता है? बोलो भाई बोलो फटाफट, समझ में आता कि नहीं आता है? यस और नो? ओके. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन में क्वेश्चन ही आते हैं. कंपटीशन में क्वेश्चन ही आते हैं, पर हम कंपटीशन के हम +2 में भी करेंगे, ठीक. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तो सिंपल थे कि चलो जी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दो जी, चलो जी ऐसा करो, हमारे पास रादर मॉलिक्यूलर मास निकाल दो. वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेकिन बेटा ये क्वेश्चन जो सिंपल, ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन हर पेपर में दिखाई देगा. आपको बोला 10% aqueous solution of X is isotonic to 5% aqueous solution of glucose. 10% aqueous solution of X is isotonic to 5% aqueous solution of glucose. आपको कह दिया गया है फाइंड 10% aqueous solution of X is isotonic to 5% aqueous solution of glucose. Find molar mass of glucose. Find molar mass of glucose. आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकालना. 10% aqueous solution of X is isotonic to 5% aqueous solution of glucose. Find the molar mass. Now, what do you mean by isotonic? इसीलिए बेटा मैंने आपको कल ही बताया था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो नहीं होती जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो. वो आज प्रूव भी कर देंगे आगे जाके, ठीक. आइसोटोनिक सॉल्यूशन सिर्फ वो कहलाती हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो वो सेम हो. तो हम यहां पे बोलते हैं पाई ऑफ एक्स फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. पाई ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज. पाई ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज. अब पाई होगा, क्या होगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X इंटू S इंटू T, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इंटू S इंटू T। ऑब्वियसली ST दोनों बराबर है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर अदरवाइज बराबर ही दिया होगा, यानी ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा गिवन वेट ऑफ X अपॉन मोलर मास ऑफ X is given weight of glucose by molar weight of glucose। सिंपल क्वेश्चन। अब यहां पर वॉल्यूम जो है वो भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे थे ना बेसिकली, वॉल्यूम भी तो सेम है क्यों परसेंटेज सॉल्यूशन है दोनों, तो दोनों 100 मिलीलीटर, इसलिए वॉल्यूम भी कैंसिल करके मैं यहां तक पहुंच गया। तो मेरे पास आ गया वेट ऑफ X, X का वेट कितना था 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ X मेरे को पता नहीं, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 5, मोलर मास इसका 180, तो ऑब्वियसली मोलर मास इज 10, ये इधर चला गया, ये इधर 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये यहां से काटा तो आंसर आ गया 360। लो जी मजे करो, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी यस और नो लिखो भाई, आ गया तो। सर इक्वल इसलिए बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते किसको है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यानी पाई ऑफ X शुड बी इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। तो जहां ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा ना बेटा, उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो हमें ऊपर लिख के दिया था कि सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है, इसलिए मैंने बोला पाई ऑफ X इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। अब S और T सेम होंगे, ऑब्वियसली आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर सेम कंडीशंस में दिया, हाँ अगर कंडीशन अलग अलग दी हो वो एक अलग बात है, अगर कंडीशन सेम दी है तो कैंसिल आउट हो जाए वॉल्यूम, क्योंकि दोनों ही परसेंटेज है तो दोनों की 100 होगी ना वॉल्यूम, वो कट गई हमारे पास, तो ये रह गया भैया N of X should be equal to N of glucose, यानी given weight of X by molecular mass of X is given weight of G by molecular mass of G। बोलो समझ में आया जी? जल्दी बोलो, आगे चलना है। ओके तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब दिमाग तुमने लगाना है, मेरा क्या है मैं तो करता ही रहता हूं, अब थोड़ा सा दिमाग तुम लगा लेना, ठीक है जी। लिखो बेटा क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग a solution containing 10.2 gram of glycerine, a solution containing 10.2 gram of glycerine per liter is isotonic with 2% glucose solution, is isotonic with 2% glucose solution. Find the molar mass of glycerine. Find the molar mass of glycerine. चलो शाबाश, अच्छे बच्चे करके दिखाओ मेरे को जल्दी। जल्दी करो बेटे जल्दी, शाबाश।
91.8 निकाला है इसने, बिल्कुल सही मुदिता ने, बिल्कुल सही। हमें सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इतना कोई मुश्किल नहीं था। हमें बोला था पाई ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज, ये सिंपल बात थी। बट पाई जो था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन ठीक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ठीक बाय वॉल्यूम लिख सकते थे अपन, क्योंकि एसटी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एसटी कैंसिल हो जाएगा। अब ये था गिवन वेट ऑफ ग्लिसरीन बाय मोलर वेट ऑफ ग्लिसरीन इनटू वॉल्यूम is equal to given weight of glucose by molar mass of glucose into volume। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा था 10.2 ग्राम पर लीटर, यानी यहां पे 10.2 ग्राम मोलर मास इसका निकालना था, ये 1 लीटर था। और यहां 2% था, यानी 2 ग्राम मोलर मास 180, 100 बाय 1000। सर बाय 1000 क्यों किया? अरे लीटर में कन्वर्ट किया। 2% का मतलब क्या होगा? 2 ग्राम इन 100 मिलीलीटर, तो लीटर में कन्वर्ट किया। बस यहां से m निकाला 90.8, या जो भी आपका आंसर आया बिल्कुल सही आया, इसमें कोई शक नहीं। 91.8 is the exact answer, you can easily calculate। बोलो भाई, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा समझ में? ओके, अगला देखो एक क्वेश्चन ना, ये जो अगला करवा रहा हूं ये बहुत बार पेपर में आ चुका है बेटा। नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन केम, ठीक, बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक, कंपटीशन में भी और वैसे भी। देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है इसमें, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, osmotic pressure of solution, calculate the osmotic pressure of solution obtained by mixing, calculate the osmotic pressure of solution obtained by mixing 100 milliliter of 4.5%, 100 milliliter of 4.5% solution of urea, and 100 milliliter of 3.24 gram, 100 milliliter of 3.42%, 3.42% solution of cane sugar, cane sugar, ठीक, at 300 Kelvin, ये क्वेश्चन दिया बेटा हमने, यानी दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। देखो बेटे, जो लल्लू लोग होंगे वो कैसे करेंगे, ठीक, वो पहले एक तो निकालेंगे पाई ऑफ, जो पहला था यूरिया, पहले वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पाई ऑफ यूरिया निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ यूरिया, गिवन वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू वॉल्यूम ऑफ यूरिया, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, और मिलीलीटर में है तो इनटू 1000 इनटू एस इनटू टी से यूरिया का निकाल लेंगे। ऐसे ही बेटा केन शुगर का भी निकाल लेंगे, ठीक, केन शुगर का निकाल लेंगे, वेट तो दिया ही है, वेट ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ केन शुगर, ठीक, इनटू 100 इनटू एस इनटू टी,
और यहाँ पे वॉल्यूम, दोनों दे रखा है। और बाद में क्या करेंगे, बाद में बोलेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ के होगा, तो पाई ऑफ यूरिया प्लस पाई ऑफ केन शुगर को ऐड कर लेंगे। ठीक, ये तरीका बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है जी, तुम भी चाहो तो कर सकते हो, अगर लल्लू वाला काम करना कोई रोक थोड़ी सकता है भाई। ठीक, कभी लल्लू बनना हो तो कोई रोक थोड़ी सकता है। ठीक, पर बेटे हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हमें लल्लू अगर नहीं बनना है तो हम सिंपल सा काम कर लेते हैं भाई। हमें पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज, यू कैन से डिपेंड अपॉन नंबर नॉट ऑन द नेचर, है ना, नंबर पे डिपेंड करता है। तो बेटा एक सिंपल बात ऐसा कर देना कि पाई इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय b RT। अगर दो सॉल्यूशन के मिक्सचर हैं, तीन सॉल्यूशन का मिक्सचर है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बात क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती भैया कि यूरिया है, केन शुगर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें उसके ऊपर फर्क पड़ता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना यहाँ पर। ठीक, तो सीधे ही आ सकता था पाई इज इक्वल टू, ठीक, n1 प्लस n2 इंटू ST डिवाइड बाई b। सीधे डायरेक्ट पुट कर सकते थे आप। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते थे आप, इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं थी। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इसको पुट कर लेते दोनों नंबर ऑफ मोल्स लेकर के, ठीक, तो सीधे ही आ जाता आंसर आपका। ठीक, इतना लंबा चौड़ा करने की आपको जरूरत ही क्या पड़ती। ठीक, सीधे सीधे निकाल देते भाई। इसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते, यूरिया का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 4.5 ग्राम इन 100 मिलीलीटर, यानी इसका मोलर मास होता है 60। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर ये दिया 3.42 डिवाइड बाय मोलर मास 342 होता है। ठीक, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमारे सामने आ जाएंगे बेटा, कोई भी इतना मुश्किल वाला काम है नहीं है। ठीक, ये आया 0.075 मोल्स, ये 0.01 मोल्स आ गए। ठीक है जी, दोनों मोल्स हमारे पास आ गए। यहां पुट करो पाई इज इक्वल टू 0.075 प्लस 0.01 इंटू एस की वैल्यू 0.0821, टी कितना 300 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। बेटा दोनों को मिक्स किया है, 100 इसका कितना आ गया 200, तो डायरेक्टली पुट करो और पाई निकाल के परे मारो। बोलो बेटा मिक्सिंग वाला समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने का तरीका मैंने दे रखा है। ठीक बेटा, ऐसे ना कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपके नोट्स में निकाल के दिए हुए हैं बेटा। ठीक, तो वैसे तो मैं करवा दूं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे दिए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, वैसे तो मैं करवा सकता हूं, पर मैं चाहूंगा अपने आप सॉल्व करो, ताकि कुछ करना है ना बेटा। मेरी उंगली पकड़ के चलोगे वहीं तक पहुंचोगे जहां तक मैं पहुंचा हूं। तो आपके सिनॉप्सिस के अंदर सर्टेन यू कैन से formulas there, osmotic pressure of mixture of solution. Case 1 दिया है, two solutes with different concentration are separated by semi-permeable membrane. ठीक, फिर case 2 दिया है, calculation of osmotic pressure when two solutes are mixed in same solution. तीसरा दिया है, calculation of resultant osmotic pressure when two solutions of same solvent but different osmotic pressure are mixed. ठीक, more than one type of electrolyte is present, वो अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला मैंने समझा ही दिया है। ठीक, तो ये सारे इजीली किए जा सकते हैं, आप लोग अपने लेवल पे करेंगे इसको। बोलो बेटा कर लोगे कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस। अब एक ना थोड़ा लेवल उठा के दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है जी, थोड़ा सा लेवल ऊपर उठेगा। क्वेश्चन लिखिएगा पहले, फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। A solution prepared by dissolving, a solution prepared by dissolving
1.08 ग्राम ऑफ ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन Sir, please. prepared by dissolving 1.08 gram of human serum albumin, a protein in blood plasma, दोबारा बोल रहा हूं, a solution is prepared by dissolving 1.08 gram of human serum albumin, a protein obtained from blood plasma, in 50 centimeter cube of aqueous solution. The solution has osmotic pressure of 5.85 mm of mercury, 5.85 mm of mercury at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Number one, calculate its molar mass. Calculate its molar mass. Number two, what is the height of water column placed in the solution? What is the height of water column placed in the solution? Density of water is 1 gram per centimeter cube. यानी मैं समझाता हूं तुम्हें। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि ठीक है भाई, वेट दिया है एल्ब्यूमिन का, उससे मोलर मास निकालना। दूसरे में जो बार्कले हार्टने मेथड हमने पढ़ा था, उसमें एक साइड वाटर का कॉलम बनता था, ऊपर की साइड एक साइड से हम वाटर डालते थे, दूसरी साइड से बनता था। वो कॉलम की हाइट बतानी कितनी ऊपर चले गई, ठीक, वो कॉलम की हाइट बतानी है कितनी ऊपर चले गई जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो। जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पर, और ये लेवल 2 टाइप आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठा के, ज्यादा तो नहीं। पहला तो मोलर मास था। अब मोलर मास तो हमें निकालना आता ही है। मोलर मास कैसे निकालते हो भाई? WB अपॉन MB इंटू V इंटू R इंटू T, और V जो होगा R की जगह S लिख दे बेटा, कई बुक्स R लिखती हैं, ठीक। अब कई हमारे पास जो V होगा वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो बेटा गिवन वेट कितना एल्ब्यूमिन का? 1.08, ठीक। यहां पे पाई आ जाएगा, मोलर मास निकाल रहे ना, ठीक, इनटू S की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है भाई? 300 केल्विन दे रखा, 298 है, 298 है, 298 केल्विन। पाई, अब ये बात समझिएगा थोड़ा सा, पाई हमें mm ऑफ मरकरी में दिया है, और मैंने तुम्हें बोला mm ऑफ मरकरी नहीं चाहिए हमें, या तो एटमॉस्फेयर में चाहिए या फिर हमें बार में चाहिए। यहां हम ये यूज करें तो एटमॉस्फेयर में चाहिए, तो mm को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से करते हैं डिवाइड। कितने से? 760 से करते हैं डिवाइड, तो बेटा 5.85 डिवाइडेड बाय 760 इनटू वॉल्यूम कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 50 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 क्यूब। क्या आपको समझ में आना चाहिए? ठीक है जी, तो दैट वाज वेरी वेरी क्लियर, और उम्मीद करता हूं ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर। अब यहां तक तो समझ में आ गया, तो यहां से मोलर मास हमने निकाल दिया, ठीक, और ये आ गया 68655, 68655, ये मोलर मास आ गया प्रोटीन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था यार, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था कि वाटर कॉलम की हाइट कैसे निकालें। बेटा ये +1 में हाइट ऑफ कॉलम समझाई जाती है, ठीक, पाई इज इक्वल टू
रो जी एच, पाई इज इक्वल टू रो जी एच. What is rho? Rho is density. Rho density. And what is g? Beta, g is acceleration due to gravity. अब acceleration due to gravity की SI वैल्यू 9.8 होगी. h क्या होगा? Height. Height. अब ध्यान देना, तुमसे बोला था height, तो height आ गया पाई डिवाइडेड बाय रो जी. लेकिन बेटा पाई जो है ना, उसकी मेरे को चाहिए वैल्यू किसमें? एसआई में. क्यों? क्योंकि जी एसआई में ले रहे. एसआई में यूनिट्स ऑफ पाई इज पास्कल्स. तो बेटा पहले हम इसको एटमॉस्फेयर में चेंज किए थे. पाई 0.85 डिवाइड बाय 760 एटमॉस्फेयर. याद रखना 1 एटमॉस्फेयर इज 101325 पास्कल. 1 atmosphere is 101325 Pascal. या 1 bar is 10 to power 5 Pascal अगर बार दिया होता. यहां एटमॉस्फेयर में निकाला था मैंने, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दो 101325. अब ये पास्कल में आया. नाउ एक्स पुट करिएगा 5.85 101325 डिवाइड बाय 760. ये तो आ गया पाई. डेंसिटी दे रखी थी 1, ये था 9.8. तो यहां से हाइट ऑफ कॉलम निकलेगा बेटा जी, और उम्मीद करता हूं बहुत इजीली निकाल लोगे. ये हाइट ऑफ कॉलम मीटर्स में निकलेगा. किसमें निकलेगा? मीटर में. बोलो क्लियर क्वेश्चन की नहीं? सारे बच्चे बोलना जल्दी. इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट बेटा? सुखमन क्लियर है बच्चे? ओके. सो देखो बेटे, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो चलो था ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को एमएम ऑफ मर्करी से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किए. एमएम ऑफ मर्करी से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 760, और फिर उसको कैसे एसआई में कन्वर्ट किए. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए उसमें है पास्कल्स में वैल्यू व्हिच इज इन एसआई. तो आर की वैल्यू, फिर अगर एसआई में चलोगे तो एस की वैल्यू आप ले सकते थे 8.314, अदरवाइज नहीं. और उसके लिए वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में चाहिए थी. तो ये बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड सारे तरह के क्वेश्चन मैंने समझाने की आपको की है कोशिश, और उम्मीद कर सकता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. चलो फिर एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, ताकि अपने को ये लगे कि हाँ जी आपको आ गया. लिखो बेटा, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, at what concentration of solute the solution will be isotonic with, at what concentration of solute, solute को P लिख दो, at what concentration of solute P, P कोई solute होगा, at what concentration solute P of solute P the solution will be isotonic, the solution will be isotonic with 5% solution of urea, with 5% solution of urea. Molar mass of P is 60, or rather molar mass of P is 180. सीधे कंसंट्रेशन ही पूछ ली. चलो शाबाश, जल्दी करके दिखा. एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना. जी बेटे,
मैंने कहा at what concentration of solute P the solution will be isotonic with a 5% solution of urea. Molar mass of P is 180. सर पी का मोलर मास एक बार रिपीट कर सकते हो आप? पी का मोलर मास बेटे मैंने दिया 180, यूरिया का 60 होता है बेटा। चलो 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 जल्दी जल्दी करके दिखाओ, शाबाश। सिंपल ही तो था, इसका मतलब था CST of P, CST of यूरिया, ये कैंसिल हो गया था, तो C of P is equal to C of यूरिया। ठीक है, हमें C of P निकालने को बोला था, यूरिया का हमारे पास गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 रहना था। तो गिवन वेट था इसका 5%, मोलर मास 60, वॉल्यूम 100 इनटू 1000। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है जी, तो 5 बाय दिस 5 बाय 6, तो इसकी कंसेंट्रेशन हमारे पास 5 बाय 6 अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर आ जाएगी, 83 के बराबर। पर बेटे फिर मोलर मास क्यों दिया? क्योंकि हम इसमें परसेंटेज पूछना चाह रहे हैं। तो बेटा ये हमारे पास किसके बराबर होगा? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक, इनटू वॉल्यूम, ठीक, और वॉल्यूम यहां लीटर में होगा डेफिनेटली 5 बाय 6। तो वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो 5 बाय 6 इंटू 180। मोलिकुलर मास उधर चला गया, तो इसको काट दो, तो कितना आ गया? वेट बाय वॉल्यूम कितना आ गया? 150 ग्राम पर मिलीलीटर। बेटा बोलो कर लोगे? यानी बेसिकली यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट इज 5 बाय 6, तो ऊपर से निकाल ही दिया हमने। 5 ही था ना बेटा, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, तो 5/60 इंटू 100, ठीक। ST पहले कैंसिल हो गया था हमारे पास, ये सब कुछ सॉल्व करके यहां तक आ गया। अब आपको गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम निकालना है, तो 5 बाय 6 इंटू मोलर मास ऑफ यूरिया, तो बेटा गिवन वेट बाय वॉल्यूम 5 बाय 6 इंटू मोलर मास ऑफ पी रादर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 180 दे रखा है। इसको किया कैंसल, आंसर आया 150। तो 150 ग्राम पर लीटर विल बी योर आंसर, 150 ग्राम पर लीटर फॉर इज योर आंसर। अगर परसेंटेज में निकालना होगा उसके आगे परसेंटेज में जा सकते हैं, पर 100 में देखना होगा। ठीक, बोलो क्लियर? अब बेटे मेरे को एक बात बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज बताओ जो नहीं पता है। क्या आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूलाज के लिए यूज होते हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो डॉक्टर वाला, डॉक्टर भैया हाइपरटेंशन के मरीज को क्यों नमक खाने को नहीं बोलता, या डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसे होती है, या आज भी तुम्हें मैंने करवाया बेटा कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर से ही क्यों निकालते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो इस तरह के क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। ठीक, तो चलो बेटे देखो, वैसे तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर पर 100 चाहिए तो पर 100 में कर सकते हैं परसेंटेज के लिए, वो तो है ही है। ठीक।